एक साहसी और जन केंद्रित नेता, स्ट्रीट फाइटर, ऑपोजिशन को धूल चटा देने वाली नेता, गुस्से वाली, अचानक फैसले लेने वाली, अचानक फैसले बदलने वाली। लेकिन जब जनता तक आए तो ऐसी पकड़ कि सबके मुद्दों को वो जानती है और उन्हें दीदी बुलाया जाता है। जी हाँ, समझ तो आप गई हैं। बंगाल का संदेश लेकर हाजिर हूँ। मैं हूँ अदिति राजपूत और आज हम बात करने जा रहे हैं ममता बनर्जी के बारे में। किस तरह का जादू उनका है, क्या मंत्र उनके रहते हैं, क्या रणनीति रहती है और कैसे घास की जड़ों से उठकर ममता बनर्जी सत्ता के केंद्र तक यहाँ पर पहुँच आई हैं। ये एक अपने आप में बहुत अद्भुत उनका सफ़र रहा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दोनों मेहमान मेरे साथ हैं। हमारे साथ महुआ चैटर्जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अजीत कुमार झा हैं, जिनसे आप वाकिफ़ हैं। तो महुआ, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगी। क्या है ममता बनर्जी? क्योंकि जब उनके व्यक्तित्व के, उनके पर्सनैलिटी के बारे में बात होती है तो कई सारे कलर्स जो हैं वो आ जाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली, लेकिन जब लोगों के बीच पहुँचे तो कभी उनकी माँ बन जाती हैं, कभी दीदी बन जाती हैं, और जब अपने विरोधियों से भिड़ रही होती हैं तो उन्हें धूल चटा देती हैं। ये उनके बारे में कहा जाता है। बहुत बढ़िया कहा आपने। ये जो रंग की बात कही आपने, कलर्स, हमेशा से मैंने तो ममता बनर्जी को कभी कलरफुल साड़ी पहनते हुए नहीं देखा है। हमेशा से सफ़ेद पहनती है, लेकिन हाँ, कैरेक्टर में बहुत कलर है और उनका राजनीति में भी बहुत कलर है जी। तो जैसे कि आप कह रहे हैं, तो हाँ, बात ये है कि वो बहुत सारे पॉलिटिशियन से थोड़ी अलग हैं। इसलिए कि मुझे लगता है उनका जो बैकग्राउंड है ना, वो एक बड़ा सा, वो कांग्रेस पार्टी से छुट के आई हुई है, खुद अपना पार्टी बनाई हुई है। ऐसे एक स्टेट में, ऐसे एक राज्य में जहाँ पॉलिटिक्स दिन रात लोग उसी में रहते हैं। और जो भी पार्टी, हम पहले भी इसी आपके शो में बात कर चुके हैं कि किस तरह से सालों साल एक पार्टी का पॉलिटिक्स वहाँ रहता है और उसको हटा के फिर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे माहौल में एक अकेली उन्होंने पार्टी खड़ी करके और फिर उसको आगे लेके, और आज चीफ मिनिस्टर 3rd टर्म उनका हो गया है। और बहुत ही उथल पथल के अंदर से जैसे उनकी निजी जीवन रहा है, वैसे ही उनका राजनीतिक जीवन रहा है। तो इसीलिए उस बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और इसीलिए वो, क्योंकि ये सारे उथल पथल के ज़रिए वो उठ के आई है, तो हमेशा लगता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ उथल पथल चलता ही रहता है, कभी शांत नहीं होते हैं वो। ये एक बहुत अच्छी बात अजीत सर महुआ ने कही कि कभी शांत नजर नहीं आती, हमेशा बेचैन आत्मा। कई बार हम किसी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए बोलते हैं कि ये बहुत बेचैन आत्मा है, तो ममता बनर्जी पे ये शब्द कहीं ना कहीं सूट करते हैं। वो चैन से बैठती नजर नहीं आती है। हालांकि मैं एक अलग आयाम दूंगा। बचपन में हम सब लोग एक सिनेमा देखे होंगे, राखी का, तपस्या। तो इनका जो एक तरह से कह सकते हैं जो बचपन इनका बीता है, इनके बहुत भाई बहन थे और ममता ही पूरा घर को चलाती थी, क्योंकि इनके फादर शायद बहुत जल्दी उनका डेथ हो गया। तो सारा भार इनके कंधे पर आ गया ममता के। और ममता जो है टिपिकल तपस्या की हीरोइन के तरह परिवार को खींच कर निकाली वहां से। और यही जो एक जो होता है ना कि अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कम उम्र में आपके कंधों पर बहुत भार हो, यही इनका टिपिकल पॉलिटिकल कैरेक्टर भी है। ये क्या करती है, इनका स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों मैं कहूँगा इसी से स्टार्ट होता है। ये क्या कि राजीव गांधी इनको राजनीति में लाए एक तरह से। सोनिया गांधी से बहुत क्लोज थी, राजीव गांधी से बहुत क्लोज थी। उसके बाद में जब राजीव गांधी चले गए तो इनका और जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे बंगाल में, उनके बीच डिफरेंसेस हुआ। तो बाकी जो लोग थे वो थे टिपिकल भद्रलोक स्टाइल, और ममता जो थी, वैसे तो ब्राह्मण है, ममता बनर्जी हैं, भद्र महिला हैं, बट एक तरह से बंगाल में एक डिस्टिंक्शन होता है, भद्रलोक है कि छोटो लोग। तो छोटो लोग जिसको कहते हैं, जो कि अंग्रेजी में कहेंगे रिफ रैफ, होई पोलोई, तो उसको लीडरशिप ये तुरंत दे देती है। इस मामले में ये तुरंत जाके लोगों से बात करती है, औरतों से खासकर, और उनका जो दुख दर्द समझ जाती है। उसीलिए जब भी मैं बंगाल घूमा तो मैंने ध्यान दिया,
मुझे एक भी लेडी नहीं मिली बीजेपी महिला को छोड़ के जो बोली कि ममता जीतेगी नहीं। औरतें जो है सारा इनके साथ रहती है और इसका कारण है कि ये सिर्फ एम्पावर ही नहीं करती अपने पॉलिसी से, उनका जो कष्ट है, उनका जो दर्द है, उसको ये समझती है। कोई विडो है मान लीजिए, कोई विकलांग है, तो उससे जो है ममता का जो है रिलेशनशिप पर्सनल हो जाता है। ये जो है ना इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। और एक तरह से इनका वीकनेस क्या है, मुझे जो लगता है, वैसे महुआ ज्यादा अच्छा बताएंगी, इनका एक वीकनेस है कि ये सारा प्रॉब्लम्स बंगाल का अपने ही कंधे पर ले लेती है और डेलीगेट नहीं करती है जल्दी। ये जो है ना डेलीगेशन आप कीजिएगा तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप होगा। तो देखिए सेकंड लाइन ऑफ लीडर जो इनके थे वो कूद कूद कर भाग गए, शुभेंदु अधिकारी हो या मुकुल रॉय हो या और भी जो टॉप लीडर्स जो इनके साथ, मुकुल रॉय तो एक तरह से इनके साथ पार्टी को शुरू किए पर वो छोड़ दिए और अंत में उनको अपने भतीजे पर, अभिषेक पर रिलाई करना पड़ा। तो एक तरह से वो इनका वीकनेस है, थोड़ा इनको रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा डेलीगेट करना चाहिए। अजीत सर बहुत जल्दी वीकनेस पे आ गए महुआ, आप उससे उस पे अग्री कर रही हैं। मैं इस बात पर भी आना चाहती थी कि 1984 में जाधवपुर सीट से सोमनाथ चैटर्जी को हराया था। 1998 आते आते तक आप कांग्रेस से वो अलग हो जाती हैं और उसके बाद अपनी पार्टी बनाती हैं, हड़तालें करती हैं, रैलियां करती हैं। ये जो महिलाओं में इस तरह का नेचर हम कम देखते हैं और उसके बाद ही इस तरह की लीडर जो है वो ममता बनर्जी बनती हुई नजर आती हैं। कमियों की भी बात करें, लेकिन किस तरह से सिंगूर, नंदीग्राम जैसे आंदोलन से उभर कर ममता बनर्जी बनी, उसका भी बताएं। उसके सवाल में एक चीज जोड़ देते हैं महुआ के सवाल में। महुआ, सोमनाथ चैटर्जी उसके पहले अपने सीट से एक बार भी नहीं हारे थे, ये याद रखना है। 9 बार जीत बड़ा फैक्टर है उसी सीट से। क्लेम टू फेम ही ये था ना ममता का, जायंट किलर। और उतना कम उम्र में इतनी बच्ची सी एक लड़की, आई मीन पॉलिटिक्स में उसको बच्ची सी ही कहते थे तब लोग, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो लोगों का थोड़ा उम्र के बाद ही लोग उनको उनका गिनते हैं, लिहाज में लेते हैं। तो हाँ, बात ये है कि वहीं से उनका यात्रा शुरू हुआ, जब वो बिल्कुल, उनको भी पता नहीं था कि उनका नाम प्रियरंजन दास मुंशी ने आगे बढ़ा देंगे और वो कोई कांग्रेस को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था एक्चुअली उस जादवपुर सीट से खड़े होने के लिए। जब ममता जीती तो वो एंटी इनकम्बेंसी था सोमनाथ चैटर्जी के लिए, या वाकई ममता बनर्जी जनता तक पहुंची थी, ये पूछ रही हूँ मैं। दोनों ही चीज था, दोनों ही चीज था। एक तो वेव था कांग्रेस का, दूसरा सोमनाथ चैटर्जी के खिलाफ, क्योंकि वो इतने बार, अभी अजीत जी ने कहा कि इतने बार लड़ चुके, कभी हारे नहीं है। खैर वो बाद में बोलपुर सीट से भी जीते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप नहीं हारे हैं कभी भी, तो एंटी इनकम्बेंसी आपका और कहीं होना हो, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो होना ही होना है थोड़ा बहुत। तो लोगों को तो कुछ, अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा है, बोरियत नाम की भी चीज होती है कि हम इसको पलट के देखते हैं, और वहां पे एक नई सी लड़की आ गई है, ऊपर से वो वेव उस समय उस कांग्रेस का, उसमें वो दोनों चीज मिला के उनको जीत हासिल हुई। कमियों पर आइए, जो बात अजीत सर कह रहे हैं। 2 चीज मैं कहूंगी। एक तो अभी अजीत जी ने एक चीज कहा कि वो डेलीगेट नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है, और शायद वो करती तो उनके लिए, जबकि वो सत्ते में है, तो राज्य चलाना थोड़ा आसान हो जाता। लेकिन इसमें 2 चीज है। एक तो कोई भी सिंगल पार्टी वाला जो भी पार्टी, सिंगल नेता वाला जो भी पार्टी है, उसमें आप कहीं भी देख लीजिए, ये कभी नहीं होता है कि वो जो जिन्होंने पार्टी शुरू किया है, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो जयललिता थी। आप देखिए जयललिता के बाद किस तरह से उनका पार्टी बिखर गया है, मायावती हो, अब हम किसी का भी नाम ले लें, ठीक है। कुछ पार्टियां ठीक है, एक सेकेंड जनरेशन धीरे धीरे, लेकिन इमीडिएटली किसी पार्टी का उस तरह से जितना उनका शुरुआत में रहा है, उतना स्ट्रेंथ नहीं रहा
है ना। तो अगर सेकेंड जनरेशन को तैयार करने में लगा है तो उसको भी समय लगा है, उसको खुद को, उस सेकेंड जनरेशन नेता या नेत्री को खुद को समय देना और शायद पड़ा ये है भी एक दिखने को। वजह महुआ कि जब आप इस इतनी मेहनत करके जमीन से उठकर वहां तक पहुंचते हैं तो एक इनसिक्योरिटी भी रहती है कि क्या उस तरह से कोई हैंडल कर पाएगा। वो भी डेलीगेट करने में वो आपको तो डर लगता है। वो तो पूरा के पूरा, क्योंकि आपको लगेगा कि सिर्फ आपके दिमाग से आपने इतना कुछ बनाया है और वो चीज़ अगर आपके हिसाब से सही तरीके से अगर कोई डिलीवर ना करे तो फिर आपको वो पसंद नहीं आएगा और शायद आपको लगेगा कि वो टूट पड़ेगा। शायद ऐसे ना हो, लेकिन आपको तो लगेगा क्योंकि आपने खुद अपने हाथ से तैयार किया है। तो बहुत समय लगता है और ऊपर से पॉलिटिक्स में तो देखिए सबको अच्छा लगता है पावर की वजह से हम पॉलिटिक्स में होते हैं, जो भी होता है। तो पावर कौन छोड़ना चाहता है, ये तो बात ये भी एक ही है, जुड़ जाती है बात जब आप सबके डेलीगेट साथ, नहीं कर रहे होते। सबके साथ। हाँ। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आज के दिन में अभी अजीत जी ने अभी जो पॉइंट आउट किया था कि बहुत सारे लोग 21 में उनको छोड़ के चले गए थे, 19 में उसको छोड़ के चले गए थे, लेकिन कुछ लोग वापस में बाद में वापस भी आए। एक चीज और ये भी कही जाती है, मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि लोगों को ममता बनर्जी में ज्योति बसु की कुछ झलक मिलती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जिस कद के नेता थे वैसा ही करिश्मा वो अपने अंदर लेके चलती है, इसीलिए लोग जुड़े हुए हैं इतने लंबे समय तक? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ज्योति बसु से कुछ हिसाब में ये उनके कद से ज़्यादा है। अच्छा। कारण क्या है, ज्योति बसु मार्वलस लीडर थे, ग्रासरूट लीडर थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, टिपिकल भद्रोड़ लोग थे और थे सीपीएम में, हार्डकोर मार्क्सिस्ट थे। पर उनके साथ क्या था कि उनके साथ एक इकोसिस्टम पहले से था। सीपीएम का बेस था, ट्रेड यूनियंस का बेस था, साथ ही साथ फार्मर्स यूनियन का बेस था। ऑपरेशन बरगादार उन्होंने किया था जब 77 में पावर में आए थे, तो 10 साल 14 लाख पट्टा जमीन उन्होंने गरीबों में बांटा था। तो उनके पास एक इकोसिस्टम था। जो लीडर्स थे उनके नीचे, मान लीजिए कि सूर्यकांत मिश्रा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, या बहुत सारे अच्छे जो बाद में जो मुख्यमंत्री बने, सॉलिड पार्टी था। हाँ, सॉलिड पार्टी था। ज्योतिर्मय बसु टाइप का लोकसभा एमपी थे। ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर और ज्योतिर्मय बसु लोकसभा एमपी। बड़े बड़े आइडियोलॉग्स थे उनके साथ। इनके साथ क्या था, ममता के साथ कोई भी नहीं था, अकेली थी। 2-4 लोगों को ये पकड़ के लाई थी कांग्रेस पार्टी से अपना, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मुकुल रॉय वगैरह। बट ये सब कुछ अपने से क्रिएट की। अभी जब आरजी कार का भी मामला आया तो उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी थी, अगर आप लोग कहें तो मैं इस्तीफा दे देती हूँ। तो जब आप इस तरह के ये दिखाते हैं कि सत्ता का लालच आपको कम है और आप जनता के मुद्दों से जुड़े हुए हैं, वो भी आपकी इमेज बिल्डिंग में बहुत मदद करता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ममता के साथ दोनों है। ममता मुख्यमंत्री भी है, तो पावर सेंटर भी है, और ममता लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है। कुछ भी होता है, सुप्रीम कोर्ट वाला ही इशू लीजिए, SIR वाला जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाके आर्ग्यू भी की, क्योंकि कानून पढ़ी हुई है, और साथ ही साथ तुरंत चली गई जाके लीडरशिप देने लगी बंगाल में जाके। अच्छा, आप इनका स्टाइल देखिएगा, जब ये मूव करती हैं तो बीच में ममता खड़ी रहेंगी और बाएं तरफ करीब 15 तृणमूल की लेडीज, MLA, MPs, दाहिने तरफ करीब 15-20। लगेगा कि जैसे पूरा फौज खड़ा है, और उसमें एक से एक महुआ मोइत्रा टाइप या और भी एक से एक लीडर जो है। अच्छा, ये इनका बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। दूसरा क्या है कि दहाड़ती हैं किसी भी इशू पर, अटैक करती हैं, डरती नहीं है किसी से। जैसे राहुल गांधी अटैक करते हैं भाजपा को और कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, ये अटैक करती है तो बड़ा पैनी वे में। तो उस तरह से पॉलिटिकली बड़ी मैच्योर है। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल इनको कॉपी करते थे। जब अरविंद केजरीवाल अपना स्टाइल था ना उनका, कि जाके तुरंत गाड़ी से उतर के जमीन पर बैठ के चिल्लाते थे, तो बेसिकली कॉपी करते थे, और उनका बड़ा पटता है ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी का वीकनेसेस कुछ है कि यंगर लीडर का वो
बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करती, जैसे वो राहुल गांधी को लाइक नहीं करती है। राहुल गांधी, आपको याद है जब ये यात्रा कर रहे थे और वापस आ रहे थे बंगाल असम से, तो उस समय वो ऐसा ऐसा बात बोली कि खाए मतलब क्या खाते हैं वो, मतलब सजेशन था कि कुछ पीते उते हैं क्या, मतलब इस तरह का बोली जो है ना उस समय वो भूल जाती हैं कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं। इस तरह की बातें उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर कांग्रेस उनका एलाई है। मामा, फाइनल कमेंट्स? नहीं, मैं यही कहूंगी, एक तो अलायंस वाले में मैं कहूंगी कि ये एक्सपेरिमेंट ममता कर चुकी है। 2011 में वो लोग अलायंस में थे, कांग्रेस और तृणमूल, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ममता को शी वॉन्ट्स द एंटायर पाई, तो उनको बंगाल में क्योंकि वो अपने आप को प्रतिष्ठा कर चुकी है, तो उनको लगता है कि अगर हमें यहाँ कांग्रेस के साथ या किसी और के साथ अलायंस करना हो तो हमें दो भी होगा तो हमें अपना सीट छोड़ना पड़ेगा, और कांग्रेस के पास तो दूसरे स्टेट्स हैं सीट लेने के लिए या वोट शेयर बढ़ाने के लिए। हमारा पार्टी के पास तो बंगाल से बाहर में कोई स्टेट नहीं है, तो ये उनका सोच जो है ना वो इस और तरह ये जो से बात है। आप करी मऊ, इसको और आगे भी बढ़ा दीजिए। जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट उन्होंने किया था, कांग्रेस में रही, फिर बीजेपी में आई, फिर बीजेपी से भी हट गई, ये बीच में वो जाती रही, आती रही, उसकी क्या वजह रही? देखो, वो बीजेपी में कभी रही नहीं है, बीजेपी के साथ वाजपेयी जी के सरकार के साथ वो रही है एज एन एलाई, और चली भी गई थी और वापस भी निकल के आ गई। दोनों का रीजन है। एक तो आपको याद करना पड़ेगा कि उस समय लेफ्ट फ्रंट का एकदम गढ़ था बंगाल, और एकदम मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सरकार थी, और ममता का तृणमूल कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी थी इस बंगाल में। ममता को फुटहोल्ड चाहिए था नेशनल पॉलिटिक्स और अपने पार्टी को स्प्रेड करने के लिए। यहाँ पर एक सवाल ये है, जो ओवैसी जी जो बोले, ओवैसी जी बोले, मैं आ रही हूँ उसी में, कि गोधरा जब हुआ तो वो वाजपेयी जी के साथ थी, बीजेपी में मंत्री, बिल्कुल उस समय थी, लेकिन उसी मुद्दे पे उन्होंने बाद में छोड़ के आया ना, कुछ महीनों में ही उसी मुद्दे में। उस समय उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा कि उन्होंने खुद ही इसका बाद में इस क्वेश्चन को एड्रेस किया था, क्योंकि हर जगह लोगों ने उनको ये बात पूछी थी, तो उन्होंने कहा था कि जिस समय आप जिस सरकार के साथ हैं, उस सरकार पे जब कोई वार हो रहा है या प्रश्न पूछा जा रहा है, उस समय आपको उनके पास से हट नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने इसी मुद्दे को आगे बढ़ा के बाद में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्होंने भी रियलाइज किया कि जो जहाँ पर ये पूरा मामला हिंदू मुसलमान हो रहा है, जो कि तब तक एक्चुअली बीजेपी सरकार में नहीं, वाजपेयी सरकार में उस तरह से नहीं हुआ था डोमेस्टिकली, लेकिन मतलब सरकार आने के बाद नहीं हुआ था। मैं बाबरी मस्जिद वाला इशू की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब ये हुआ और उसका असर भी ममता को समझ में आया कि बंगाल में अगर उसका पार्टी को सरवाइव करना है तो फिर आप मुसलमान वोट के बिना नहीं चल सकते हैं। आप सिर्फ एंटी मुस्लिम और हिंदू वोट लेके नहीं चलते। बंगाल में इस तरह से पोलिंग नहीं होती है, बिल्कुल। तो आपको अगर सबको साथ में लेके चलना है, और आई भी थी कांग्रेस पार्टी से निकल के, तो बेसिक आइडिया तो कांग्रेस पार्टी के हिसाब से ही है, बिल्कुल, हाँ। तो इसीलिए वहां पे आप कम्युनल पॉलिटिक्स करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और फिर वो इसीलिए बाद में जब 2011 में जब जीतने लायक हालात हुआ तो उसका कोई चांस नहीं लेने के लिए उन्होंने कांग्रेस, और उस समय कांग्रेस का भी ठीक ठाक था बंगाल में सिचुएशन, तो क्योंकि वो भी ऑपोजिशन थे और वो सिंगूर और नंदीग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लीड दे रही थी ममता, तो साथ में सारे जुड़ गए और निकल गए। लेकिन इस समय अगर वो करेंगे, आज उनका पार्टी एस्टैब्लिश हो चुका है और कांग्रेस का हालत बहुत ही खराब है। 2021 में उनको तो शून्य मिला था। मेरा कहना है कि जो ममता थी 2011 में, 2016 में, जिस ममता से जिसको हम मानते थे कि कुछ लोग उनको एक तरह से कंपैरिजन करते थे कि बाप रे, बंगाल में तो दुर्गा माई है ममता, वो ममता का कद जो है ना, आरजी कर के बाद दुर्गापुर में जब रेप हुआ, आरजी कर में उन्होंने क्या किया कि बहुत देर कर दिया इन्वेस्टिगेशन में, और जो हेड है इंस्टीट्यूशन का जिसके ऊपर इम्प्लीकेशंस लगा, उसको छोड़ दी बहुत देर तक।
वो जो है ना, वो यदि देर नहीं करती, यदि इमीडिएटली उनको डिसमिस कर देती, तो वो जो मूवमेंट खड़ा हुआ ना कलकत्ता में, आज देखिए उसका क्या हुआ। लोग कहेगा, कोई कहेगा कि ना ना बाद में तो स्टेप ली सीबीआई और इसमें क्या अंतर है, पर आज देखिए उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। भाजपा जो है वो महिला सशक्तिकरण को सबसे बड़ा इशू बना दिया इस चुनाव में, और उसका मेन मुद्दा है आरजीकर और दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज। और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा भी जाएगा। अब देखना ये होगा कि उस पर ममता बनर्जी जवाब क्या देंगी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि महिला सशक्तिकरण, खाली आप पैसा बांट के महिला सशक्तिकरण, या तो आपका जो इमेज था कि आप औरतों का दुख दर्द समझती थी, अब ये देखिए क्या हाल है कि जिस बच्ची का डेथ हुआ उसकी माँ जो है वही चुनाव लड़ रही है भाजपा के टिकट से। तो माने एक तरह से कितना भी क्रिटिसाइज करिए, बट वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था। और यही मैं कह रहा हूं, तो लग रहा है कि जैसे उनका मैजिक कम गया है, उनका मैजिक खो रहा है, और कहीं चुनाव आते आते गड़बड़ ना हो जाए। देखना होगा जिस बात पर अजीत सर उसे एंड कर रहे हैं कि क्या वाकई में मैजिक खो रही है, ये देखना होगा चुनाव में, क्योंकि योजनाएं तो कई दी हैं ऐसी, लेकिन क्या जब आपको जनता के साथ खड़े होना था वहां पर आप खड़े उतरे हैं कि नहीं, वो नतीजे ही बताएंगे जो 4 मई को आ रहे हैं। तो फिलहाल बंगाल का संदेश में इतना ही। नमस्कार।